हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे फिजियोलॉजिकल चेंजेस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी के टाइम पे कौन कौन से चेंजेस होती हैं। इसके पहले हम जेनिटल ट्रैक के बारे में बात कर चुके हैं इसके पिछली वीडियो में। अब हम बात करेंगे ब्रेस्ट में क्या चेंजेस होते हैं, ब्लड में क्या चेंजेस होते हैं, और भी देखेंगे इसके आगे। हम आगे का पार्ट देखते हैं। अब पहले तो हम जानते हैं कि एक ब्रेस्ट में क्या क्या होता है। तो पहले ये जो आप देख रहे हैं जहाँ पे रेड इंडिकेट कर रहा है, ये है निपल। इसके साइड में जो है इसको अरियोला बोलते हैं, और ये जो पॉइंट पॉइंट है ये सीबेसियस ग्लैंड होता है, इनको मोंटगोमेरी ग्लैंड बोलते हैं। अब हम आगे बात करते हैं। ये जो पॉइंट पॉइंट है, ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है, ये होता है टेल। ये ब्रेस्ट में जो आर्मपिट की साइड से जाता है इसको हम टेल बोलते हैं। थोड़ा सा एनाटॉमी इसलिए बताया गया क्योंकि आगे काम आएगा। जो फर्स्ट टाइम प्रेगनेंसी अडॉप्ट करती हैं उनके अंदर सबसे अच्छा एविडेंस होता है ब्रेस्ट चेंज होने का। ये इंडिकेट करता है कि हाँ प्रेगनेंसी स्टे करी है। उसके बाद साइज ऑफ ब्रेस्ट बढ़ता रहता है अर्ली वीक्स में, खास करके वहाँ पे जो साइज बढ़ता है हाइपरट्रॉफी होता है, और प्रोलिफरेशन ऑफ डक्ट, जो वहाँ के डक्ट होते हैं वो बढ़ते हैं एस्ट्रोजन के इन्फ्लुएंस की वजह से। अब हाइपरट्रॉफी एंड प्रोलिफरेशन ऑफ एल्वेलाई, एल्वेलाई भी बढ़ता है, ये बढ़ता है एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन की वजह से। वहाँ की वैस्कुलरिटी बढ़ जाती है, ब्लड वेसल्स वहाँ बढ़ जाते हैं, और वहाँ पे स्किन के नीचे ब्लूइश कलर के वेंस विजिबल हो जाते हैं। ऊपर से ही हम नेक डाई से उसको हम देख सकते हैं। और जो एक्सिलरी टेल हमने इसको पहले बता रखा है वो बड़ा हो जाता है और पेनफुल हो जाता है, वो स्वेलिंग टाइप का हो जाता है और वहाँ पे पेन होता है। फिर हम देखेंगे निप्पल एंड एरियोला के बारे में। निप्पल भी बड़ा हो जाता है, जो सेंट्रल पार्ट है ये बड़ा हो जाएगा, इरेक्टाइल हो जाता है, पिगमेंटेड हो जाता है, ब्लैक हो जाता है। ब्लैक क्यों होता है अभी हम आगे बताते हैं आपको। सीबेसियस ग्लैंड 5 से 15 के नंबर में होते हैं, जो हमने यहाँ पे दिखाया है, ये जो पॉइंट पॉइंट टाइप के हैं। और ये जो सीबेसियस ग्लैंड होते हैं जब इनका हाइपरट्रॉफी हो जाता है उनको हम मोंटगोमेरी ट्यूबरकल्स बोलते हैं। सीक्रेशंस होते रहते हैं यहाँ से। और जो ये सीबेसियस ग्लैंड का जो मतलब मोंटगोमेरी ग्लैंड्स हैं ये सीक्रेशन देते हैं, इसकी वजह से यहाँ पे मॉइस्ट और हेल्दी और यहाँ पे मॉइस्चराइज्ड एरिया रहता है ये, और वो सीबेसियस ग्लैंड की वजह से होता है। सीक्रेशन कीप द एरिया मॉइस्ट एंड हेल्दी। आउटर जोन ऑफ इरेगुलर पिगमेंटेड एरिया अपीयर इन सेकंड ट्राइमेस्टर कॉल्ड सेकेंडरी एरियोला। इसके आउटर जोन में भी हल्का हल्का जो ब्लैकिश कलर हो जाता है, इसको हम बोलते हैं सेकेंडरी एरियोला। ठीक, अब हम देखते हैं सीक्रेशन। सीक्रेशन किसका मेनली होता है, कोलोस्ट्रम कैन बी स्क्वीज्ड एट 12th वीक। जो कोलोस्ट्रम होता है वो 12th वीक से भी निकलना स्टार्ट हो जाता है। उसको अगर हम प्रेस करते हैं ब्रेस्ट निपल को तो वो निकलता है। स्टार्टिंग में ये स्टिकी होता है और ये काफ़ी थिक होता है और येलो इंक कलर होता है। अब हम देखेंगे क्यूटेनियस चेंजेस में क्या क्या हमको देखने को मिल रहे हैं। क्यूटेनियस चेंज में बहुत सारी चेंजेस देखने को मिलती हैं। सबसे पहले होता है फेस क्लोएज्मा ग्रेविडेरम, या फिर इसको प्रेगनेंसी मास्क भी कहते हैं। ये बटरफ्लाई शेप में ऐसे, देखिए ये बटरफ्लाई शेप में ऐसे करके ये फेस के नीचे ऐसे ये एक तरह से पिगमेंटेड एरिया हो जाता है चिक्स पे, फॉरहेड के नीचे, आँख के मतलब नीचे। और ये जैसे डिलीवरी ख़त्म होती है उसके बाद ये डिसअपियर हो जाता है। ये हम देखते हैं एक ब्लैक लाइन है। ठीक, इस ब्लैक लाइन को लीनिया निग्रा बोलते हैं। Linea nigra, black pigmented area in the midline stretching from जिफी sternum to the symphysis pubis। यहाँ जो स्टेर्नम जहाँ पे होता है डायफ्राम के नीचे यहाँ पे जिफाई प्रोसेस होता है। जिफाई प्रोसेस से लेकर प्यूबिक एरिया तक एक लाइनिंग बन जाती है। इस लाइनिंग को हम कहते हैं लीनिया निग्रा। ये क्यों होते हैं, क्योंकि मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स रिलीज होते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी से, जिसकी वजह से पिगमेंटरी चेंजेस होते हैं बॉडी में और वो ज़्यादा ब्लैक हो जाता है। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन का भी मतलब ऐसा कुछ मतलब एविडेंसेस देखे गए हैं कि एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन की वजह से भी लीनिया निग्रा कॉज करता है। जैसे कि जो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव जो वुमेंस लेती हैं उनका ये लेवल बढ़ जाता है, तो उसकी वजह से उनके अंदर भी ये देखा गया है। और ये जैसे डिलीवरी ख़त्म होती है उसके बाद ये धीरे धीरे ख़त्म हो जाता है, डिसअपियर हो जाता है। स्ट्राइक ग्रेविडेरम स्ट्रेच मार्क जो आ जाते हैं बेबी एब्डोमेन में रहता है, तो एब्डोमेन काफ़ी स्ट्रेच होता है जिसकी वजह से स्ट्रेच मार्क पड़ जाते हैं, इनको हम बोलते हैं स्ट्राइक ग्रेविडेरम। इसको हम थाई में देख सकते हैं, थाई में हम इसको देख सकते हैं, इसको ब्रेस्ट में देख सकते हैं, अम्बिलिकस के नीचे देख सकते हैं एब्डोमेन पे, और
ये क्या होता है, पहले स्टार्टिंग में पिंकिश कलर में रहता है, पिंक कलर में रहता है, बट आफ्टर डिलीवरी स्कैर टिश्यू कॉन्ट्रैक्ट। जब जैसे स्ट्रेच होता है तो ये पिंक कलर में रहेगा, लेकिन जब डिलीवरी हो जाएगा तो जो जो स्कैर टिश्यू होते हैं मतलब वो कॉन्ट्रैक्ट होने लगते हैं, हील करने लगते हैं। तो उसके बाद ये ग्लिसनिंग सिल्वर कलर में जाते हैं, ठीक। तो इसको हम स्ट्राई एल्बिकन्स बोलते हैं। स्टार्टिंग में हम इनको स्ट्राई ग्रेविडेरम बोलेंगे, और जब ये हील होने लगेंगे, जब सिल्वर कलर में आ जाएंगे तो हम इनको स्ट्राई एल्बिकन्स बोलेंगे। हम आपको दिखाते हैं स्ट्राई ग्रेविडेरम कैसे होते हैं। ये है स्ट्राई ग्रेविडेरम, ये स्ट्राई ग्रेविडेरम है, यही बाद में वाइटिस हो जाता है, तो इसको हम बोलेंगे स्ट्राई एल्बिकन्स। कंट्रोल वेट गेन एंड यूजिंग ऑलिव ऑयल टू मसाज एंड एब्डोमेन रिड्यूस देयर फॉर्मेशन। अगर हम वेट को अपने मेंटेन रखते हैं, जो प्रेग्नेंट वुमेन होती है उसको अगर वेट को मेंटेन रखेगी तो फिर ये होने के चांसेस बहुत कम होते हैं, और ऑलिव ऑयल से इसको मसाज करने से भी इसे काफ़ी रिलैक्सेशन मिलती है। अब हम और भी क्यूटेनियस चेंजेस देखेंगे। वैस्कुलर स्पाइडर, ये वैस्कुलर स्पाइडर का एक सैंपल है। ये मतलब स्पाइडर शेप में, जैसे एक स्पाइडर होता है इसके चारों तरफ हाथ निकले रहते हैं, वैसे ही स्पाइडर होता है, उस तरह से रेड हो जाता है। ये है आपका वैस्कुलर स्पाइडर का एग्जांपल। इसके बाद ये है पाल्मर एराइदिमा। हाथ के जो तलवे होते हैं उसमें ऐसे जैसे लगेगा कि ब्लड क्लॉटिंग हो चुके हैं, और वहाँ पे आपको सीधे दिखाई देगा, एकदम हाथ रेड रहेगा। ये दोनों होते हैं हाई एस्ट्रोजन लेवल की वजह से। अब हम बात करेंगे हेमाटोलॉजिकल चेंजेस के बारे में। ब्लड में क्या क्या चेंजेस देखने को मिलती हैं। प्लाज्मा वॉल्यूम इंक्रीज बाय 6 वीक एंड मैक्सिमम एट 30 वीक्स। प्लाज्मा वॉल्यूम जो होता है 6 वीक से बढ़ना स्टार्ट होता है, सबसे अपने पीक लेवल पे पहुंचता है 30 वीक्स पर। मैक्सिमम प्लाज्मा वॉल्यूम 50% तक बढ़ सकता है, और इसका जो वॉल्यूम होता है 1.25 लीटर हो सकता है। आरबीसी मास इज इंक्रीज टू 20 to 30%। बॉडी में आरबीसी भी बढ़ जाता है। जाहिर सी बात है कि बॉडी में काफ़ी सारे फंक्शन हो रहे होंगे, तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा नीड होगा ऑक्सीजन वगैरह का, तो उसको पहुँचाने का काम आरबीसी करता है। तो जाहिर सी बात है कि आरबीसी को बढ़ना ही होगा। तो आरबीसी बढ़ जाता है 20 से 30%, और 10 वीक तक बढ़ते रहता है, उसके बाद वही कंटिन्यू रहता है टर्म तक। रेटिकुलोसाइट इंक्रीज बाय 2%। रेटिकुलोसाइट जो बोन मैरो में रेटिकुलोसाइट बनते हैं, रेटिकुलोसाइट जो होते हैं इन्हीं से आरबीसी बनता है, तो रेटिकुलोसाइट 2% बढ़ जाता है। डिसप्रपोर्शनेट इंक्रीज इन प्लाज्मा एंड आरबीसी वॉल्यूम प्रोड्यूसेस स्टेट ऑफ हीमोडिल्यूशन। आरबीसी कम बढ़ता है, प्लाज्मा ज़्यादा बढ़ता है, जिसकी वजह से जो कंसंट्रेशन होता है आरबीसी का प्लाज्मा में वो कम हो जाता है। ऐसे केस में हीमोडिल्यूशन हो जाता है, मतलब जो ब्लड है वो काफ़ी डाइल्यूट हो चुका है। तो इससे हमको क्या फ़ायदा मिलता है, ब्लड विस्कोसिटी कम हो जाती है। ऑप्टिमल गैसियस एक्सचेंजेस प्रोटेक्ट अगेंस्ट एडवर्स इफेक्ट ऑफ सुपाइन एंड इरेक्ट। और सुपाइन एंड इरेक्ट मतलब टाइम पे, सुपाइन मतलब अगर सुपाइन पोजीशन में अगर प्रेग्नेंट वुमेन से हो रही है या फिर इरेक्ट खड़ी है तो उसको काफ़ी मतलब अनकंफर्टेबल फील होता है। तो ऐसे केस में हीमोडिल्यूशन जो होता है वो हेल्प करता है। ल्यूकोसाइट एंड इम्यून सिस्टम पे क्या प्रभाव पड़ता है। जो न्यूट्रोफिल होते हैं वो लेबर के टाइम पे 20,000 पर mm³ हो सकते हैं। इंक्रीज जो होता है एस्ट्रोजन और कार्टिसोल्स, जो हमारे बॉडी में जो हार्मोनल चेंजेस होते हैं, इनकी वजह से ल्यूकोसाइट का अमाउंट काफ़ी बढ़ जाता है। टोटल प्रोटीन में क्या चेंजेस देखने को मिलते हैं। नॉन प्रेग्नेंट स्टेज में 180 ग्राम प्रोटीन देखने को मिलते हैं, लेकिन प्रेग्नेंट स्टेज में प्रोटीन 230 ग्राम हो जाता है। ड्यू टू हीमोडिल्यूशन प्रोटीन कंसंट्रेशन फॉल। हीमोडिल्यूशन हो चुका है क्योंकि प्लाज्मा का अमाउंट काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है, और नंबर्स ऑफ जो सेल हैं प्लाज्मा है वो मतलब थोड़े बहुत बड़े हैं, तो इसकी वजह से हीमोडिल्यूशन होता है, और यहाँ पे प्रोटीन का भी कंसंट्रेशन डाउन हो जाएगा। और क्या आता है, एल्ब्यूमिन और ग्लोबुलिन का जो नॉर्मल रेशियो होता है 1.7:1 होता है, जो कि घट के 1:1 हो जाता है। इसका हम एक डायरेक्ट कनेक्शन देख सकते हैं। एल्ब्यूमिन क्या करता है, ऑन्कोटिक प्रेशर को मेंटेन करता है। अगर एल्ब्यूमिन कम हो जाएगा तो ऑन्कोटिक प्रेशर मेंटेन नहीं कर पाएगा, तो बॉडी में काफ़ी ज़्यादा वाटर एग्जिस्ट करेगा। वही एक रीज़न है जो प्लाज्मा को भी बढ़ा देता है और हीमोडिल्यूशन काज कर देता है। तो इसका हमने डायरेक्ट हीमोडिल्यूशन का और ये एल्ब्यूमिन के लेवल का हमने कनेक्शन देख लिया। ब्लड कोआगुलेशन फैक्टर,
ब्लड प्रेगनेंसी के टाइम पे हाइपर कोagulable स्टेट होता है, क्योंकि प्रेगनेंसी के टाइम पे हेमरेजेस होने के चांसेस रहते हैं। तो इस वजह से, क्योंकि सारे ब्लड में काफ़ी ज़्यादा वॉल्यूम में मतलब ब्लड फ्लो होता है, तो इस टाइम पे ज़रूरत होती है हाइपर कोagulable स्टेट का। हाइपर कोagulable मतलब कोagुलेशन फैक्टर जो होते हैं इस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा होते हैं, ताकि अगर कहीं भी हेमरेज होता है तो तुरंत उसको क्लॉटिंग करके तुरंत ब्लड के लॉस को रोक दिया जाए। फाइब्रिनोजन 50% इंक्रीज। फाइब्रिनोजन एक तरह का क्लॉटिंग फैक्टर है जो 50% बढ़ जाता है। नॉन प्रेग्नेंट स्टेज में 200 से 400 mg पर DL होता है, और प्रेग्नेंट स्टेज में 300 से 600 mg पर DL होता है। एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट 4 गुना बढ़ जाता है। गेस्टेशनल साइटोपनिया हो सकता है। इंक्रीज प्लेटलेट कंजप्शन, प्लेटलेट का कंजप्शन भी बढ़ सकता है। फाइब्रोनलिटिक एक्टिविटी डिप्रेशन अप टू 15 मिनट ऑफ लेबर। जो फाइब्रोनलिटिक्स होते हैं ये एक्टिविटी घट जाती है 15 मिनट तक। लेबर जब होता है उस टाइम 15 मिनट तक फाइब्रोनलिटिक एक्टिविटी कम हो जाती है। अगर फाइब्रोनलिटिक एक्टिविटी कम नहीं होती है तो ब्लड क्लॉट नहीं करेगा, क्योंकि जो फाइब्रिन है वो टूटने लगेंगे। जो कोagुलेशन फैक्टर होते हैं 2 वीक लगता है उनको नॉर्मल स्टेट में आने में। अब हम देखेंगे कार्डियोवास्कुलर चेंजेस के बारे में। हार्ट इज पुश्ड अपवर्ड एंड आउटवर्ड। चूँकि नीचे यूटेरस का साइज बढ़ रहा है तो डायफ्राम भी पुश हो रहा है, तो हार्ट जो होता है ऊपर की तरफ मूव कर जाता है। एपेक्स बीट इज शिफ्टेड टू फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस। जो हार्ट का जो एपेक्स ऊपरी का पार्ट होता है वो फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस में जाता है, जो स्टेरनम का फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस होता है, तो यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद स्पेस अबाउट 2.5 सेंटीमीटर आउटसाइड ऑफ मिड क्लेविकुलर लाइन। मिड क्लेविकुलर लाइन से जो 2.5 सेंटीमीटर आउटसाइड रहता है। पल्स रेट स्लाइटली इंक्रीज। पल्स रेट जाहिर सी बात है बढ़ जाएगी, क्योंकि प्लाज्मा बढ़ चुका है तो पल्स रेट भी बढ़ना पड़ेगा। सिस्टोलिक मर्मर इन एपिकल और पल्मोनरी एरिया ड्यू टू डिक्रीज विस्कोसिटी। सिस्टोलिक मर्मर का आवाज़ सुनाया जाएगा जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है तो उस टाइम एक मर्मरिंग साउंड आता है। भी कम हो गया है। कार्डियक आउटपुट इंक्रीज फ्रॉम 5th वीक। 5th वीक से ही जैसे प्लाज्मा बढ़ने लगता है वहीं से कार्डियक आउटपुट बढ़ जाता है, क्योंकि बॉडी में ज़्यादा ज़रूरत होती है ऑक्सीजन की, ज़्यादा ज़रूरत होती है न्यूट्रिशंस की, तो ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है हार्ट को वर्क करने की। अगर हार्ट वर्क करेगा तभी बॉडी में सारी चीज़ें पहुँचेंगी। इंक्रीज बाई 40 to 50%, 40 to 50% तक बढ़ जाता है। कार्डियक आउटपुट जो होता है 5th वीक से बढ़ना स्टार्ट हो जाता है और 40 to 50% बढ़ जाता है। कार्डियक आउटपुट सबसे कम होता है सीटिंग और सुपाइन पोजीशन में, और सबसे ज़्यादा होता है राइट या लेफ्ट लैटरल पोजीशन में, या फिर नी चेस्ट पोजीशन में। इसीलिए सोते टाइम प्रेग्नेंट वुमेन को काफ़ी प्रॉब्लम फील होता है। इंक्रीज इन CU इज कॉज्ड बाई। कार्डियक आउटपुट बढ़ता है क्योंकि ब्लड वॉल्यूम बढ़ जाता है, और ब्लड वॉल्यूम क्यों बढ़ता है, क्योंकि O2 का डिमांड बढ़ा रहता है, तो O2 की डिमांड को फुलफिल करने के लिए ब्लड का वॉल्यूम बढ़ता है और CO कार्डियक आउटपुट बढ़ जाता है। ब्लड प्रेशर मैटरनल BP इज डिक्रीज एज BP इज इक्वल कार्डियक आउटपुट इनटू SVR, जहाँ पे BP ब्लड प्रेशर को डिनोट कर रहा है, CO डिनोट कर रहा है कार्डियक आउटपुट को, SVR डिनोट कर रहा है सिस्टेमिक वैस्कुलर रेजिस्टेंस। तो सिस्टेमिक वैस्कुलर रेजिस्टेंस हमने पहले भी बताया है कि ये घट जाता है, ये कम हो जाता है, और CO थोड़ा सा बढ़ता है, कार्डियक आउटपुट थोड़ा सा बढ़ जाता है, लेकिन सिस्टेमिक वैस्कुलर रेजिस्टेंस घट जाता है क्योंकि हीमोडिल्यूशन की वजह से। तो इस वजह से BP भी हल्का सा गिरता है। एंड here SVR is decreased, mean arterial pressure and diastolic blood pressure is decreased by 5 to 10 mmHg। जो मीन आर्टेरियल प्रेशर और डायस्टोलिक BP होता है 5 से 10 mmHg। वीनस प्रेशर एंट्रीक्यूवाइटल वीनस प्रेशर रिमेन अनअफेक्टेड। femoral venous pressure is increased in later month due to pressure exerted by gravid uterus on common iliac vein। एंटीक्वाइटल नॉर्मली वीनस प्रेशर जो होता है अनअफेक्टेड रहता है, लेकिन जो फीमोरल होता है, जो फीमर पार्ट में होता है, वो वेनस प्रेशर बढ़ जाता है, क्योंकि जो यूटेरस का यूटेरस का भार होता है वो सारा कुल मिला के प्रेशर फीमर पे पड़ता है, तो फीमर पे पड़ता है तो वहाँ का जो प्रेशर होता है बढ़ जाता है। सेंट्रल हेमोडायनेमिक्स सेंट्रल वेनस प्रेशर मीन आर्टेरियल प्रेशर एंड और पल्मोनरी कैपिलरी वेज प्रेशर जो होता है ये अनचेंज रहते हैं।
ब्लड वॉल्यूम, कार्डियक आउटपुट और हार्ट रेट थोड़ा सा बढ़ जाता है। SVR, PVR, SVR सिस्टमिक वैस्कुलर रेजिस्टेंस और PVR पल्मोनरी वैस्कुलर रेजिस्टेंसेस, कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर, ये सब घट जाते हैं। ये तो हुआ सेंट्रल हेमोडायनेमिक्स। अब हम देखेंगे सुपाइन हाइपोटेंशन सिंड्रोम क्या होता है। इसको हम पोस्चुरल हाइपोटेंशन भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि जब प्रेग्नेंट वुमेन जब सुपाइन पोजीशन में लेटती है तो उस टाइम उसको बीपी उसका कम होने लगता है। क्यों? क्योंकि यूटेरस काफ़ी बड़ा हो चुका होता है, जिसकी वजह से सुपाइन पोजीशन में लेटने से इन्फीरियर वेना कावा जो होता है, यूटेरस की वजह से यहाँ पे प्रेशर उस पर एक्सर्ट करता है, जिसकी वजह से वीनस रिटर्न टू द हार्ट घट जाता है। जो इधर से जो ब्लड होते हैं वापस हार्ट तक नहीं पहुँचते हैं, जिसकी वजह से हाइपोटेंशन हो जाता है, मतलब ब्लड प्रेशर गिर जाता है। रीजनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ब्लड फ्लो, यूटेराइन ब्लड फ्लो इंक्रीज फ्रॉम 50 ml पर मिनट टू 750 ml पर मिनट। अब हम बात करेंगे रीजनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ब्लड फ्लो के बारे में। यूटेराइन ब्लड फ्लो इज इंक्रीज फ्रॉम 50 ml पर मिनट टू 750 ml पर मिनट। 50 ml पर मिनट से 750 ml पर मिनट हो जाता है। वैसोडाइलेशन होता है। वैसोडाइलेशन क्यों होता है? प्रोजेस्टेरॉन की वजह से, एस्ट्रोजन की वजह से, नाइट्रिक एसिड की वजह से, प्रोस्टाग्लैंडिन, एट्रियल नाइट्रियूरेटिक पेप्टाइड की वजह से। ये जितने भी सारे मतलब हार्मोन्स हैं, फैक्टर्स हैं, ये सारी चीज़ें वैसोडाइलेशन कॉज करती हैं। फिर आता है पल्मोनरी ब्लड फ्लो 6000 ml पर मिनट से 85,000 ml पर मिनट हो जाता है। रीनल ब्लड फ्लो जो होता है 8000 ml पर मिनट से 1200 ml पर मिनट हो जाता है। स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन ब्लड फ्लो रीच अप टू 500 ml पर मिनट। जो स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन का जो ब्लड फ्लो होता है 500 ml पर मिनट तक हो जाता है। हीट सेंसेशन, स्वेटिंग, स्टफी नोज कैन बी एक्सप्लेन बाई इंक्रीज ब्लड फ्लो। जो हीट सेंसेशन, प्रेग्नेंट वुमेन को ज़्यादा हीट सेंसिटिविटी होती है, बहुत ज़्यादा उसको पसीना होगा, उसके रनिंग नोज हो जाएंगे, स्टफी नोज हो जाएंगे, एंड कैन बी एक्सप्लेन बाई इंक्रीज ब्लड फ्लो। ये सारी चीज़ें ब्लड फ्लो की इंक्रीज होने से हो रही है। थैंक यू। इसमें अभी बहुत कुछ और भी है, हम बात करेंगे अगली वीडियो में।